आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ जिनसे मिलकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले 35 सालों में उन्होंने 35,000 महिलाओं का जीवन बदल कर रख दिया तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। समाज सेवा मेरे खून में थी और वो मेरी आदत में आ गई। कभी भी कांग्रेस पार्टी न खत्म थी, न खत्म है, न खत्म होगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्यों हम बोल रहे हैं कि इतने जो SIR कराने वाले जो पदाधिकारी है वो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ होगी, क्या दबाव है? दबाव में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। कांग्रेस जो है कि वो अच्छी बातें बताने से चूक जाती है। तो अभी क्या होता है, सामने वाली पार्टी है भाजपा पार्टी, वो गलत करे सही करे, वो किसी को पप्पू बोलेगी, किसी को कुछ बोलेगी। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनके लिए भी कुछ बोलेगी। चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, भाई उन्होंने बहुत काम कर दिया। जिन्होंने करा, अब आपकी बारी है, आप करें। और कांग्रेस है वो सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है, सभी लोगों को लेकर चलती है। मैं बचपन से जानती थी। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ जिनसे मिलकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। इसलिए क्योंकि न सिर्फ वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई लोगों की मदद की है। उनका ऐसा व्यक्तित्व है जो जिससे भी मिलती हैं और जिसकी भी परेशानी जानती हैं उसकी अपनी हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले 35 सालों में उन्होंने 35,000 महिलाओं का जीवन बदल कर रख दिया तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। क्योंकि आज मेरे साथ है अर्चना जायसवाल जी, जो नमस्ते, जो पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और उस दौर में अध्यक्ष रही हैं जिस दौर में महिलाओं का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हुआ करता था। तो आइए आज हम जानते हैं दीदी से कि आखिर उनका ये सफ़र कैसा रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। राजनीति, सबसे पहले शब्द ये, अगर मैं 92 की बात करूँ तो आम नहीं हुआ करता था। परिवारों में अनुमति लेना देना कि आप घर से बाहर निकलो, किसी पार्टी से जुड़ो, कितना मुश्किल हुआ आपके लिए ये सब करना? देखिए, बचपन से ही थोड़ा काम करने की आदत थी और एक किसी के पास, किसी महिला के पास यदि टाइम मैनेजमेंट है और वो सबको, जिसका जो टाइम है वो दे सकती है, घर को, बाहर को, राजनीति को, समाज सेवा को, तो वो सब काम कर सकती है। क्योंकि मैंने सोचा एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी वही 24 घंटे हैं, हमारे पास भी वही हैं, तो हम उसको कैलकुलेट करके कि हमको क्या प्रायोरिटी है, कब हमें किसको समय देना है, कितना बोलना है, कितना चलना है, यदि ये आपको आ जाता है तो आप कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। बहुत छोटी उम्र में आपने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। बहुत छोटी उम्र में अर्चना जायसवाल जी जो हैं वो समाज सेवा से जुड़ गई थी। तो ये ख्याल कैसे आया? और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप दर्शकों को वो उम्र साझा करें। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत आंकड़ा या गलत नंबर बता दूँ। किस उम्र में आपने समाज सेवा शुरू की और कैसे आप पॉलिटिक्स में एंट्री ली? एक तो इसमें क्या होता है, जब आपका मायका रहता है उसके जो संस्कार होते हैं और वहाँ आपको एक माहौल मिलता है। क्योंकि हमारी पहला जो गुरु होता है हमारा मायका होता है, हमारी माँ और पिताजी होते हैं। पिताजी एकदम आध्यात्मिक प्रकृति के थे और वो बहुत सारे सभी संगठनों से जुड़ के सेवा कार्य करते थे। तो मैं बचपन में तो बेध्यानी में उनके साथ काम करती रही, परंतु कब मुझे आदत लग गई मुझे पता नहीं चला। मेरे 9 भाई बहन हैं, उनमें से मैं थोड़ा इस क्षेत्र में आई और मैं सोशल फील्ड में आगे आने लगी कि कैसे मैं किसकी मदद कर दूं, और वो मेरी आदत में आ गया। समाज सेवा मेरे खून में थी और वो मेरी आदत में आ गई और उसी चीज़ को मैंने बढ़ावा दिया। और बस सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जब मेरी इंदौर में शादी हुई तो मुझे यहाँ भी वैसा ही परिवार मिला। मेरे सास ससुर पति भी वैसे ही समाज सेवा वाले क्षेत्र में थे, तो वो मेरे को उसमें वो गति मुझे और ज़्यादा मिल गई। सवाल तो ये है कि जब आपकी शादी हुई, सास ससुर और पति बहुत अच्छे थे, लेकिन परिवार बड़ा होगा, बच्चे हुए होंगे, कैसे सारी चीज़ें मैनेज की? परिवार ने कभी रोका टोका नहीं? क्योंकि जब हम समाज से या जब हम किसी पॉलिटिक्स के काम से जुड़ते हैं तो बार बार ट्रैवल होता है, घर से बाहर निकलना होता है। ऐसे में बच्चों को और परिवार को कैसे साधा और क्या योगदान रहा परिवार का? देखिए, सभी का इसलिए मदद मिली कि उन्होंने देखा कि यदि वो ऐसा सोचते थे कि यदि किसी महिला या हमारे घर की बच्ची हो या बहू हो, यदि उसमें कोई क्षमता है काम करने की तो उसको काम करना चाहिए। ये उस वक्त हमारे परिवार की सोच थी। ज़्यादातर मैं अपने ससुर जी के साथ ही समाज में जाती थी। कलचुरी समाज के वो बहुत बड़े पदाधिकारी थे, तो मैं उनके साथ तो समाज सेवा का काम करती थी। और पति ने सोचा कि ये इसके पास बहुत टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे दिल्ली, बॉम्बे, बहुत सारे वहाँ जाके कोर्स कराए। फिर शादी के बाद मैंने
एमफिल करा, पीएचडी करी और 40 तरह के डिप्लोमा किए। बच्चे भी होते गए और बच्चों को भी समझाते गए हम लोग और उनको भी बताते गए कि बेटा हम सब लोग काम करते हैं और हम आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और सास भी थी, वो भी बहुत मदद करती थी। ऐसे करते करते पढ़ते भी गए, पढ़ाते भी गए। एक इंस्टीट्यूट भी खोला 1991 से मैंने खोला, जिसमें आज तक के हम लोग करीब 35,000 महिलाओं को उनके पैरों में खड़े हो कर चुके हैं। हमारी सहेली के 250 एपिसोड बनाए कि यदि मैं काम कर रही हूँ, कनुप्रिया काम कर रही है, तो आप लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं। इनके घर में भी बच्चे हैं, पति हैं, सब लोग हैं, परिवार है, तो हम समाज के साथ, अपने घर के साथ साथ हम बहुत काम कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ पैसों के लिए हमको काम नहीं करना है, कि हमको हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, हम सशक्त हो जाएं। आशा करती हूँ कि किसी को कभी ज़रूरत नहीं पड़े कि उसको कुछ कर माने पैसों के, हाँ उसी, परंतु ऐसे हुनर जो आपसे कोई छीन ना सके, ऐसे 500 से ज़्यादा हुनर हम महिलाओं को सिखाते थे कि आपका धन चोरी जा सकता है, आपका मकान जा सकता है, आपके रुपए पैसे जा सकते हैं, परंतु आपका जो टैलेंट है, यदि आपने वो टैलेंट ले लिया तो वो आपको जीवन भर वो आपका एसेट रहेगा। तो इसी बात पे हम लोग ने हमारी सहेली करके करीब 250 एपिसोड बनाए। उसमें हम सभी का इंटरव्यू लेते थे, खाना बनाने वाले भी, नेताओं का भी, सुमित्रा महाजन का भी जी का भी लिया, अंबिका सोनी जी का भी लिया। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कनुप्रिया जैसे उम्र के सब लोग आते हैं, तो हमको काम करना चाहिए और हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करें, हमारी लक्ष्मण रेखा खुद तैयार रखें और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, कैसे सबसे मिलना है, आचार विचार व्यवहार अपना अच्छा रखें, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो वो कांग्रेस है। देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज जो हालत है कांग्रेस की, अगर हम बात करें, कार्यकर्ता कम हैं और लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि कोई भी मुद्दा होता है, जब कोई मुद्दा उछाला जाता है तो उसके बारे में भी लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विपक्ष में रहने का मतलब है कि हर बात में सिर्फ चिल्ला रही है। ऐसे समय में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, नए लोगों को कांग्रेस की सोच से कैसे आप मतलब जोड़ती हैं, उन्हें कैसे बताती हैं कि हम किस विचार पर पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं? अभी इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब हम जो समाज सेवा काम करते हैं, हर समाज के हर तबके में जाके महिलाओं को ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है और कांग्रेस क्या सोचती थी। सभी लोग के लिए काम करना। आज यदि जब देश आज़ाद हुआ था तब तो कुछ भी नहीं बनता था देश में, और उसके बाद अब देखिए कितने बांध बने, कितने आईटी सेक्टर बने, कितना व्यापार जो हमारे देश का बढ़ा। परंतु आज के समय की जो नई पीढ़ी है उसको तो ये पता है कि अब ये हुआ है, और अब वर्तमान में जो लोग हैं दूसरी पार्टी के, बस उन्होंने ये पूरा भारतवर्ष बनाया है। तो ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम नई पीढ़ी को ये बताएं कि 50 साल पहले क्या हुआ था और 50 साल से कौन काम कर रहा था, और आगे भी हम काम करेंगे। घड़ी की सुई है, चल रही हैं, घड़ी चलती रहती है और आगे भी अभी समय आ रहा है। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है भाई, एक जो पार्टी रहती बहुत ऊंचाई पे जाती है तो निश्चित ही पहाड़ के ऊपर फिर आदमी थोड़ा नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं संगठन की महिला हूँ, जब जब संगठन मजबूत होगा हम जीतेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि महिला और युवा मिलके आने वाले 20 साल के बाद की कांग्रेस को संभालें और वो पूरी निष्ठा के साथ कमज़ोर व्यक्ति का साथ दें। यदि हमने किसी का काम करा है तो आजीवन हमको याद रखता है। तो सिर्फ कमज़ोर, दलित, पिछड़े जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उनके लिए काम करें, व्यापारियों के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें, दलितों के लिए काम करें और खासकर महिलाओं के लिए काम करें। एक सवाल है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गूंज रहा है SIR, कह रहे हैं कि SIR पर कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, इसका जगह जगह विरोध किया गया है, लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है, हर दौर में होती है, और ये नहीं होगी तो कैसे नए नाम जोड़े जाएंगे, पुराने हटाए जाएंगे। क्या वाकई में कांग्रेस पर जो आरोप लगता है कि विपक्ष में रहना कांग्रेस को नहीं आता, अगर विपक्ष में है तो सिर्फ हर मुद्दे के खिलाफ ही बोलना है? राम मंदिर जब हुआ उस पर भी खिलाफत की गई, उस आयोजन में कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, बड़े दिग्गज नेता नहीं पहुंचे, हालांकि कुछ लोगों ने उसमें समर्थन किया, बट अगर हम आला कमान की बात करें तो नहीं पहुंचे। ऐसे में जब ये शिकायतें बार बार सुनने को मिलती हैं, क्योंकि आप तो उस समय कांग्रेस से जुड़ी रही हैं जब कांग्रेस का समय था, और आज जब धीरे धीरे ढलान पर हैं और लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो शायद ये डूब ही जाएगा या खत्म हो जाएगा, ऐसे में पहला सवाल तो ये कि पार्टी का अस्तित्व कैसे बचा रही हैं, और दूसरा और सबसे अहम सवाल कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की ये वाली स्ट्रेटेजी सही है कि हर बात पे बस विपक्ष में खड़े होकर हम हर चीज़ के खिलाफ ही बोलें? देखिए, मैंने हमेशा ऐसा देखा है कि कांग्रेस जो है कि वो अच्छी बातें बताने से चूक जाती है। तो अभी क्या होता है, सामने वाली पार्टी है भाजपा पार्टी, वो
गलत करे सही करे, वो किसी को पप्पू बोलेगी, किसी को कुछ बोलेगी। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनके लिए भी कुछ बोलेगी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, भाई उन्होंने बहुत काम कर दिया, जिन्होंने करा, अब आपकी बारी, आप करें। कभी भी कांग्रेस पार्टी न ख़त्म थी, न ख़त्म है, न ख़त्म होगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी जो कमियाँ ये हैं कि हम अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो अब नई पीढ़ी जो है वो इस तरीके से अब हम लोग काम करने जा रहे हैं कि उस चीज़ को बताएं। वो ढलान पे भी नहीं है, वो आती है गाड़ी, ऊपर जाती है, ढलान पे आती है, फिर ऊपर भी फिर चढ़ती है। तो अब स्टीयरिंग चल चुका है, वो 3/4 गियर भी लगा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, और धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं। तो कांग्रेस को भी समझ रहे हैं और सच्चाई भी समझ रहे हैं कि किसने देश को बनाया था और क्या था, और अब कौन किसकी क्या सोच है समझ में आ रहा है। जो रही SIR की बात, तो मैं चाहती, मेरे को लगता है 20 साल बाद ये बात आई है कि बाकायदा फॉर्म भराए जा रहे हैं, परंतु इसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है। लोगों को पहले उसको एजुकेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है, उसके लायक लोग। क्यों हम बोल रहे हैं कि इतने जो SIR कराने वाले जो पदाधिकारी है वो आत्महत्या कर रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ होगी, क्या दबाव है? दबाव में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, जबकि सरल प्रक्रिया, मैंने भी फिर उस प्रक्रिया को देखा कि क्या है, परंतु उसमें कठिन ये है कि हर कोई तो फॉर्म नहीं भर पाता है, हर कोई की इतनी समझ भी नहीं होता और हर कोई इतना जागरूक भी नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म नहीं भरेंगे, देखा जाएगा, परंतु इसकी जागरूकता लानी पड़ेगी। और जो टाइम जो दिया है बहुत कम टाइम है, इसकी प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। इसको नेताओं, चुनाव संहिता, चुनाव वाले आयोग और जनता के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग बोल देते हैं कलेक्टर को, कलेक्टर बोल देते हैं अपने नीचे, और वो सबसे नीचे तक के व्यक्ति जाता है, और नीचे व्यक्ति वाला, उसको टाइम इतना कम दिया जाता है कि उसके दूसरे काम जो रहता है उसको काम छोड़ा के आप पूरा एजुकेट करिए, इसके बाकायदा 6 महीने की करिए, और कमज़ोर वर्ग में जाइए। पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है मामला, परंतु मैं चाहती हूँ कि सब लोग पूरी शिद्दत से लगें। और जहाँ खामियाँ, आरोप है जो कांग्रेस ने लगाया है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है, क्या आप इससे ताल्लुक रखती हैं? मैं इसलिए बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, मैंने करीब कुछ सालों से, कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो थोड़ी कब्जे में होती जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं का नाम ही संवैधानिक होता है, उनको अपने हिसाब से स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से काम भी करना चाहिए, और जो सही है वो उसको सही करना चाहिए, जो गलत है उसको गलत करना चाहिए। पार्टी में जो लोग आते हैं वो आते भी और जाते भी हैं। आज गांधी जी ने देश आज़ाद कराया, वो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनकी याद करते हैं। तो ऐसे काम करना चाहिए कि उनको याद किया जाए, सिर्फ ऐसे थोपने वाले काम नहीं होना चाहिए। जो कई, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, कई बड़ी बड़ी न्याय प्रणालियाँ हैं, उन पर भी अभी आजकल काफ़ी आरोप लगते रहते हैं। ऐसी कई संस्थाएं जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते थे, आजकल लगता है कि वो संस्था सिर्फ छापे मारने का ही काम करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो संवैधानिक संस्थाएं वो स्वतंत्र रूप से देश हित में, देश के लिए, जनता के लिए वो काम करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करें। महिला कांग्रेस एक सशक्त, सुनने में बहुत बड़ा नाम लगता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में, मतलब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, बीजेपी में भी, क्योंकि पहले भी महिलाएं कम थी, आज भी महिलाएं कम हैं, क्या उनके पास वाकई कोई बड़े अधिकार हैं? क्या महिला कांग्रेस का ऐसा अस्तित्व है कि वो कुछ बदल सकती है? क्या बीजेपी की कोई ऐसी इकाई है कि महिलाएं कुछ बदल सकती हैं? और ये मैं एक समाज सेवी की नज़र से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, एक महिला की नज़र से जिसने लंबे समय एक अपना जो करियर है वो पॉलिटिक्स में बिताया है, और एक ऐसी सीनियर महिला अपने आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहेंगी कि वो कैसे अपने लिए जगह बनाए राजनीति में? देखिए, महिला सशक्तिकरण का मैं विगत कई वर्षों से काम कर रही हूँ, और हर क्षेत्र के महिला के साथ मेरी बातचीत होती है, चिंतन मनन भी होता है। मुझे लगता है कि महिलाएं देश की राजनीति को पलटने का भी मादा रखती है। और अभी आपने देखा होगा विगत दिनों के जो चुनाव हो रहे हैं वो महिला आधारित हैं। जब जब वोट बढ़े हैं, परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं के कारण सत्ता बदल गई है। ऐसे ऐसे प्रदेशों की सत्ता बदल गई है जहाँ पर वो पार्टी कभी आई भी नहीं थी। तो उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि ऐसे तो महिला एक शक्ति है, उसको पता है। तो हम चाहते हैं कि महिला इतना सशक्त हो, उसको अपने अधिकारों का पता चले, परंतु वो गलत उस पर भी ना जाए कि भेड़ चाल में चले जाए। और काफ़ी, परंतु महिलाएं देखें कि यदि किसी ने उसके लिए कुछ बोला है कि हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, हम आपको ये देंगे, परंतु लालच में भी ना करें, परंतु ये देखिए वाकई हुआ है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, इन सब बातों पे भी गौर करना चाहिए। महिलाएं थोड़ी राजनीतिक थोड़ी कम होती हैं, सामाजिक होती हैं, थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। धर्म के नाम पर भी उनको बरगलाए ना जाए। धर्म आस्था का बिंदु है, हम सब धर्म वाले हैं, हम धर्म को मानते हैं और काम करते हैं। तो कोई भी पार्टी महिलाओं को अच्छे तरह से सशक्त बनाए और उसके लिए काम करें।
कांग्रेस पार्टी में मैं महिलाओं की यदि बात की जाए तो आप इंदिरा गांधी से सशक्त महिलाएं भारत में नहीं पूरे विश्व में भी नहीं थी। तो जब हम इंदिरा गांधी को देखते हैं तो हम लोगों का सीना गर्व से ऐसा हो जाता है कि हाँ, हम भी एक महिला हैं, क्या हम उनके जैसा थोड़ा सा भी काम कर सकते हैं। तो मैं सभी महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के ऊपर चलें और आप अपने निर्णय लें, सही निर्णय लें, कब हमको क्या परिस्थितियां हैं, कैसे काम करना करें। जिस भी संस्था से, जिस भी समाज से, जिस भी शहर से, जिस भी प्रदेश से और जिस भी देश से जुड़े हों, तो देश हित में काम करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें। मुझे बहुत बड़ा कभी कभी ख़राब लगता है आजकल कि जो हम लोग सामूहिक सब लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, आजकल वो कम होते जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से महिलाओं को बोलूँगी, यदि हमारे यहाँ पहले इतने सारे रिश्ते होते थे, हम सब साथ में रहते थे, सारे बच्चे कब पल जाते थे पता ही नहीं चलता है। परंतु आजकल एकल परिवार के कारण बहुत मुसीबतें हो गई हैं और महिलाएं, लड़कियां भी असुरक्षित होती जा रही हैं, क्योंकि वो जब भी काम करने जाती हैं तो उनको उतनी सुरक्षा नहीं मिलती है, परंतु दबाव रहता है कि काम करें वो, परंतु काम करने के लिए उनको उचित वातावरण नहीं मिलता है, चाहे ससुराल हो या कहीं कहीं मायकों में भी, कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमने तो तुमको सिर्फ शादी के लिए करा है। शादी भी करिए, पढ़ने भी दीजिए, उनकी रक्षा भी करें और उन्हें सही संस्कार भी दें। महिलाएं आगे आएँ। महिला कांग्रेस की जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, वाकई जब मैं तो मेन कांग्रेस में थी, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद मैं महिला कांग्रेस में ही, तो मुझे लगा वाकई यहाँ काम करने का बहुत स्पेस है और महिलाओं को सही दिशा और दशा बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। अक्सर कहा जाता था महिलाओं की पीछे, परंतु हमने वो चीज़ हमारे साथ नहीं थी, तो कई महिलाओं को चुन चुन के लाए, पिक द प्रोस्पेक्टिव लीडर्स। क्योंकि हम जेसीस वाले थे, तो हमको दिख जाता था कि ये महिला में जो क्षमता है, उसकी क्षमता को आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहती हूँ हर महिला हर क्षेत्र में काम कर सकती है और वो कोई भी क्षेत्र हो, और मन लगा के काम करे, बड़ों का आशीर्वाद ले, ईश्वर का आशीर्वाद ले और सही दशा और दिशा में चले, तो वाकई वो तरक्की कर सकती है। और वो दिन दूर नहीं है जब महिला कांग्रेस ऊंचाइयों पे पहुंचेगी और हो सकता है आगे जाके कोई महिला सीएम भी बने मध्य प्रदेश की। बहुत ही बढ़िया। तो महिलाएं पहले लक्ष्य बनाएं, फिर निर्णय लें और संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। ये थी मेरे साथ अर्चना जायसवाल जी, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, न सिर्फ राजनीति को लेकर, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं का परिवार चलाने के लिए उनका संस्कारित होना, शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। अर्चना जी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।